दोस्तों एप्पल के प्रोडक्ट्स को देखकर हमें लगता है कि इनके प्रोडक्ट्स ओवरप्राइज्ड होते हैं और हमसे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। यही वजह है कि एप्पल जैसी कंपनी का कंपेयर आज गुच्ची और लुई विटोन जैसी लग्जरी ब्रांड्स के साथ की जाती है, जिनका एवरेज ग्रॉस मार्जिन 65 से 70% तक वेरी करता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि टेक इंडस्ट्री में एप्पल दुनिया की सबसे कम मार्जिन रखने वाली कंपनियों में से एक है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? ऑफ कोर्स आपको मेरी ये बात अभी बेतुकी लग रही होगी, क्योंकि 92,000 रुपए के मॉनिटर स्टैंड, 70,000 के एप्पल व्हील्स और 12,000 के कीबोर्ड जैसे प्रोडक्ट्स को देखकर हम सभी के दिमाग में एप्पल की एक अलग इमेज बन चुकी है। लेकिन हकीकत ये है कि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हमें ओवरप्राइज्ड लगते हैं, उनका नेट मार्जिन सिर्फ 20% के आसपास है, जबकि इसके सबसे बड़े कंपटीटर्स गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट का नेट मार्जिन रिस्पेक्टिवली 30, 36 और 39% है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एप्पल की प्राइसिंग, मार्जिन और कॉस्ट ऑफ बिजनेस से जुड़े कुछ ऐसे नंबर्स और कैलकुलेशंस के बारे में समझाएंगे, जिन्हें जानने के बाद आपको समझ आएगा कि एप्पल के प्रोडक्ट्स ओवरप्राइस क्यों नहीं होते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया की अदर टेक कंपनीज के कंपेयर में एप्पल का नेट मार्जिन कम होने का रीजन ये है कि एप्पल की ज्यादातर बिजनेस हार्डवेयर सेक्टर में है, जबकि फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज मोस्टली सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करती हैं। दरअसल इन सभी टॉप टेक जायंट्स के कंपैरिजन में एप्पल एक अकेली ऐसी कंपनी है जिसे फिजिकल प्रोडक्ट के डिजाइन करने से लेकर उन प्रोडक्ट्स को शिप करने तक सभी काम करने पड़ते हैं। और दोस्तों ये बात टेक कंपनीज की थोड़ी बहुत समझ रखने वाला हर एक इंसान जानता है कि सॉफ्टवेयर बिजनेस हार्डवेयर बिजनेस से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन दोस्तों फिर सवाल वही आता है कि आखिर आईफोन और मैकबुक जैसे प्रोडक्ट्स पर एप्पल कितना प्रॉफिट मार्जिन रखता है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि एप्पल एक पब्लिक कंपनी है, जिसे हर 3 महीने के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली रिलीज करनी पड़ती है। इसलिए हम हर एक प्रोडक्ट पर एप्पल के अलग अलग नेट प्रॉफिट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल की प्रीवियस क्वार्टरली रिपोर्ट को देखा जाए तो उससे हमें पता चलता है कि साल 2021 के आखिरी 3 महीनों में एप्पल ने $65 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें $38.9 बिलियन आईफोन से, $9.1 बिलियन मैकबुक से, $8.2 बिलियन आईपैड से और $8.8 बिलियन एक्सेसरीज व कुछ दूसरे डिवाइसेस से आए थे। यानी एप्पल के टोटल रेवेन्यू में अकेले आईफोन सेल्स की हिस्सेदारी करीब 60% थी। यानी आईफोन एप्पल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। इसीलिए दोस्तों हम सारे कैलकुलेशंस आईफोन के बेसिस पर ही करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि एप्पल हर साल एक नया आईफोन लॉन्च करता है और इस समय मार्केट में उनका लेटेस्ट आईफोन 13 सीरीज है, जिसको कंपनी ने आईफोन 13 को $800 के प्राइस पर लॉन्च किया था। दोस्तों हमारे लिए $800 एक स्मार्टफोन के लिए बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन इन $800 में एप्पल का एक्चुअल मार्जिन कितना है, इसको जानकर आप हैरान रह जाने वाले हैं। एक्चुअली आईफोन 13 को बनाने में इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कॉस्ट ऑफ सेल, जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की सैलरी तक सारे खर्चे शामिल होते हैं। दोस्तों साल 2021 के आखिरी क्वार्टर में एप्पल का कॉस्ट ऑफ सेल $42.7 बिलियन था, जो कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 65.7% होता है। और इस एक्सपेंस को अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स में उनके रेवेन्यू के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो एक आईफोन 13 का कॉस्ट ऑफ सेल्स $526 होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा खर्चा आता है R&D का, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में, जहां लास्ट क्वार्टर में एप्पल ने R&D पर $5.8 बिलियन खर्च किए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ एप्पल ने ये नहीं बताया कि इसमें से कितना % प्रोडक्ट्स पर खर्च हुआ और कितना एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी जैसे सर्विसेज में। ऐसे में अगर हम इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल R&D एक्सपेंसेस का 75% हिस्सा प्रोडक्ट्स पर जाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि एप्पल ने पिछले क्वार्टर में करीब $4.2 बिलियन प्रोडक्ट्स R&D पर खर्च किए थे। और इसके हिसाब से एक आईफोन 13 को बनाने में $53 R&D पर खर्च आता है। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल एक्सपेंसेस का, जिसमें मार्केटिंग, पेटेंट्स, लाइसेंस और स्टोर्स को चलाने के दूसरे सभी खर्चे शामिल होते हैं। दोस्तों लास्ट क्वार्टर में इन सभी चीजों पर एप्पल ने $5.7 बिलियन खर्च किए थे। ऐसे में कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग टोटल प्रोडक्ट्स के हिस्से में $4.2 बिलियन का खर्च आता है, मतलब एक आईफोन 13 के ऊपर $52 का। और दोस्तों अब लास्ट में आता है इनकम टैक्स, जहां एप्पल ने लास्ट क्वार्टर में $2.697 बिलियन का इनकम टैक्स भरा था। तो इस हिसाब से $674 मिलियन एप्पल के प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा और बाकी के बचे एप्पल के सर्विसेज पर। इसका मतलब एक आईफोन 13 के ऊपर $8 का टैक्स लगता है। अब दोस्तों इन सारे एक्सपेंसेस को अगर आपस में जोड़ दें तो एक आईफोन 13 को बनाने में एप्पल की कुल कॉस्ट $639 होती है। यानी एप्पल अगर अपने आईफोन 13 को $800 में बेचता है तो उस पर वो सिर्फ $161 या कहें 20% प्रॉफिट ही अर्न करता है।
और दोस्तों इतना ही नहीं, हर एक आईफोन के स्टैंडर्ड मॉडल के साथ कुछ दूसरे चीप मॉडल्स जैसे आईफोन 13 मिनी, आईफोन 12 मिनी और आईफोन SE भी लॉन्च किए जाते हैं, जिनकी कीमत स्टैंडर्ड आईफोन से काफी कम होती है और उन आईफोन्स में कंपनी का प्रॉफिट घटकर सिर्फ 10 से 15% रह जाता है। हालांकि कंपनी कुछ प्रीमियम आईफोन्स मॉडल जैसे आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स को भी लॉन्च करती है, जिनकी महंगी कीमत की वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 30 से 40% तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इन प्रीमियम आईफोन्स को लेने वाले बहुत कम लोग ही होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर कस्टमर्स हमेशा कोई भी नया आईफोन अपने पुराने आईफोन को एक्सचेंज करके या फिर किसी बैंक ऑफर या स्पेशल सेल का फायदा उठाकर ही खरीदते हैं, जिसके चलते उन्हें 100 से 200 डॉलर्स तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाता है। अब आप खुद सोचो, जिस आईफोन 13 को बनाने में एप्पल ने खुद के $639 खर्च किए थे, वो फोन अगर हमें डिस्काउंट ऑफर्स के साथ $700 में मिल रहा है तो फिर ये ओवरप्राइस्ड कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों फिर दूसरा सवाल ये मन में आता है कि अगर एप्पल ओवरप्राइस्ड नहीं है तो फिर मार्केट में मौजूद उसके सभी अल्टरनेटिव उससे कहीं ज्यादा सस्ते कैसे हैं। दरअसल दोस्तों इसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 रीजंस हैं, जिसमें पहला रीजन है डिफरेंट मोड्स ऑफ मोनेटाइजेशन। दोस्तों मार्केट के सबसे वैल्यूएबल फ्लैगशिप स्मार्टफोन की अगर बात की जाए तो उस लिस्ट में गूगल पिक्सल सीरीज टॉप पर आता है। यही वजह है कि गूगल का लेटेस्ट स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 6 को सीधा सीधा आईफोन 13 का कंपटीटर माना जा रहा है। और देखा जाए तो ये फोन किसी भी मामले में आईफोन 13 से कम नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ चीजों में ये आईफोन 13 को भी बीट करता है। लेकिन प्राइस की अगर बात करें तो ये आईफोन 13 से $200 सस्ता है। अब सवाल ये आता है कि अगर दोनों फोन्स की क्वालिटी और परफॉर्मेंस लगभग सेम है तो इनके प्राइस में इतना डिफरेंस कैसे है। दरअसल इसकी असली वजह ये है कि गूगल अपने फोन्स 0 प्रॉफिट मार्जिन पर सेल करता है। ये बात आपको थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि टेक वर्ल्ड में कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को लॉस में भी सेल करती हैं। एक्चुअली गूगल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका मेन प्रॉफिट स्मार्टफोन के बिक जाने के बाद शुरू होता है। दरअसल गूगल के टोटल प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी उनके सर्च इंजन google.com से आता है। इसलिए लोगों को google.com पर लाना ही गूगल के स्मार्टफोन बेचने का मेन गोल है। यानी एप्पल जहां प्रोडक्ट्स को सेल करते ही अपना मेन प्रॉफिट कमा लेता है, वहीं गूगल अपने स्मार्टफोन बायर्स को ऐड दिखाकर और टारगेटेड एड्स के जरिए उनके डेटा से पैसा कमाता है। और क्योंकि गूगल का नेट मार्जिन एप्पल से ज्यादा है तो टेक्निकली हम लोग एप्पल को नहीं बल्कि गूगल को ओवरपे करते हैं। बस फर्क इतना है कि डायरेक्टली हमारे जेब से पैसा नहीं जाता। इसके बाद दोस्तों एप्पल का रेट ज्यादा होने का दूसरा रीजन है हाई बिजनेस कॉस्ट। यानी आसान शब्दों में कहें तो एप्पल अपने बिजनेस को चलाने में दूसरी कंपनी से ज्यादा पैसा खर्चा करता है। फॉर एग्जांपल एप्पल के बिजनेस डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, सेल्स और HR डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी $2 लाख पर ईयर से भी ज्यादा है, जो कि उसके कंपटीटर्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एप्पल अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को $1,62,000 और चीफ इंजीनियर्स को $7,68,000 पर ईयर की मिनिमम सैलरी ऑफर करता है। यानी अपने एम्प्लॉयज को पे करने के मामले में एप्पल सबसे आगे है। इसके अलावा अपने 500 से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स को रन करने और R&D जैसी चीजों पर भी एप्पल के खर्च बहुत ज्यादा है और फिर इसका असर अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट्स के प्राइस पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स ओवरप्राइस्ड नहीं है तो फिर उसकी वेबसाइट पर मॉनिटर स्टैंड और एप्पल व्हील्स जैसी मामूली सी चीजें इतनी हाई प्राइस पर लिस्टेड क्यों हैं? तो यार इसका एक वर्ड में आंसर है मार्केटिंग। दरअसल एप्पल अच्छी तरह जानता है कि उसके ये एक्सट्रीमली ओवरप्राइस्ड प्रोडक्ट्स ज्यादा लोग खरीदने वाले नहीं है और ना ही उसे इन प्रोडक्ट्स से कोई प्रॉफिट अर्न करने की उम्मीद होती है, बल्कि इन प्रोडक्ट्स को खास तौर से सिर्फ न्यूज हेडलाइन बनाने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। क्योंकि इनके लॉन्च होते ही टीवी से लेकर न्यूज़पेपर्स और यूट्यूब चैनल्स तक हर जगह इन्हीं प्रोडक्ट्स की बातें होना शुरू हो जाती हैं। इससे एप्पल का फ्री में प्रमोशन होता है। तो दोस्तों इन सब चीजों को जानने के बाद क्या आपको अभी भी एप्पल के प्रोडक्ट्स ओवरप्राइस लग रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।